This video is not made for kids. हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सर सर सर, मैं तो बड़ा होकर अमेरिका जाने चाहता हूँ। मैंने सुना है वहाँ पर लोग बहुत अमीर होते हैं। सर, ये बात तो मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है। आखिरकार लोग अमेरिका में नौकरी करने क्यों जाते हैं? वहाँ पर ऐसा क्या खास है? अरे मोटूलाल, मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं पता। अरे मोटूलाल, इस बार तो तुम पीछे रह गए। क्लास 9 पीपल एज रिसोर्स का चैप्टर पढ़ाया है मन्नू भैया ने, जरा उनसे पढ़ लो। काफी इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया है, सारे टॉपिक भी कवर करे हैं भैया ने। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का पीपल एज रिसोर्स। आखिरकार रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। अगर हमें नॉलेज चाहिए तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? बुक्स का, या फिर स्कूल का, या कॉलेज का। यहाँ पर जाकर हमें नॉलेज मिलती है। अगर हमें खाने पीने की चीज़ें चाहिए, जैसे कि ग्रेन्स चाहिए, तो हमें ये कहाँ से मिलते हैं? फार्म की फील्ड से। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें रिसोर्सेज हो गई। बुक्स हो गई रिसोर्स जहाँ से हमें नॉलेज मिलती है। फार्म की जो फील्ड हो गई, ये क्या हो गई? ये एक ऐसा रिसोर्स हो गया जहाँ से हमें खाने की चीज़ें मिल रही हैं। अगर हमें वाटर चाहिए तो वो रिवर से मिलता है, तो रिवर इज ऑल्सो अ रिसोर्स। इस चैप्टर के अंदर बताया है कि लोग भी एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि एक कंट्री के लोग भी उसके लिए बहुत बड़ा रिसोर्स होते हैं। और हमें ये भी पता चलने वाला है कि आखिरकार इतना ज़्यादा अमीर क्यों है अमेरिका कंपेयर टू अदर कंट्रीज। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्कफोर्स। एक कंट्री की जो वर्कफोर्स है, मतलब एक कंट्री के अंदर जो लोग हैं, उनके पास क्या क्या स्किल्स हैं और क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। मतलब एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें से कितने लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिनको हम लोग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक का मतलब होता है वो वाली एक्टिविटीज़ जिनसे हम लोग पैसा कमाते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो वाली एक्टिविटीज़ जिससे हम लोग पैसा नहीं कमाते। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हम लोग पैसा कमाते हैं, जिससे कि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो सकें। अच्छा, इन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कि आप वर्कर हो किसी की फैक्ट्री के अंदर, या फिर कहीं पर जाकर आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप एक फार्मर हो। फार्मर मतलब कि किसान हो। आप क्या करोगे? खेती करोगे, क्रॉप्स ग्रो करोगे और उन्हें सेल करके पैसा कमाओगे। सो इट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप शॉपकीपर हो या मैन्युफैक्चरर हो, किसी चीज़ को बना रहे हो, या फिर आप डॉक्टर हो या लॉयर हो, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती हैं। सिंपल, आसानी से आप समझ सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी को, वो वाली एक्टिविटीज़ जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं। अच्छा, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनसे हम लोग पैसा नहीं कमाते। वो वाली कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? जैसे कि किसी पुअर पर्सन की हेल्प करना, अपने घर की क्लीनिंग करना, या अपने घर के अंदर पूजा करना। तो ये सारी आती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरली 2 टाइप की होती हैं। एक होती है मार्केट एक्टिविटीज़, दूसरी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ को आसान एग्जांपल से समझते हैं तो एक फार्मर था जिसने बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करे। अब वो इन क्रॉप्स को कहाँ पर सेल करेगा? मार्केट के अंदर। तो ये वाली जो एक्टिविटी थी ये डायरेक्टली मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो मार्केट एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करी जाती हैं फॉर मार्केट, और दे आर डिपेंडेंट ऑन मार्केट फॉर पे और प्रॉफिट, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर इसका एक एग्जाम्पल है। फिर आती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अब एक पर्सन था जिसने अपने घर के पास के ही गार्डन में कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो कर लिए। अब वो घर के इस्तेमाल के लिए इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को तोड़ के यूज़ कर लेता था। क्या उसे मार्केट में इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लेके जाने की ज़रूरत पड़ रही थी? नहीं। क्या वो इन्हें सेल कर रहा था मार्केट के अंदर? नहीं। वो तो सिर्फ अपने घर के सेल्फ कंजप्शन के लिए, मतलब अपने खुद के इस्तेमाल के लिए इन्हें ग्रो कर रहा था। तो ये होती हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, वो वाली एक्टिविटीज़ जिसके अंदर मार्केट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन और वुमेन करते हैं, इससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है और वेल्थ इंक्रीज होती है। मतलब ज़्यादा पैसा आ जाता है हमारी कंट्री के पास और डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाता है। अब आखिरकार इस ज़्यादा पैसे का और
इस डेवलपमेंट का हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? सोचो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छी रोड्स बन जाएंगी, अच्छे स्कूल्स बन जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स बन जाएंगे। तो इस वजह से पैसा तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, और इससे हमारी जो कंट्री की नेशनल इनकम है उसके अंदर भी वैल्यू ऐड होती है। तो अब आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैन एंड वुमेन की करना कितना ज़रूरी है। ह्यूमन कैपिटल्स, ह्यूमन बीइंग को भी एज अ कैपिटल ट्रीट करा जाता है। अब कुछ कंट्रीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं कंपेयर टू कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर लोग कम पैसा कमा रहे हैं। अगर एग्जाम्पल लें इंडिया और अमेरिका का, अमेरिका के अंदर लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं बिकॉज दे एक्वायर मोर स्किल्स। उनके पास ज़्यादा स्किल्स होती हैं, नॉलेज ज़्यादा होती है और ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं नॉलेज और स्किल्स के। अभी देखेंगे कि उन लोगों के पास नॉलेज और स्किल्स ज़्यादा क्यों होती हैं। इसी वजह से वहाँ के लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब आखिरकार आप सोचो कि अगर हमें किसी भी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज़ करना है, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर भी लोग ज़्यादा पैसा कमाने लगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिंपली जो भी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उसे क्या करना पड़ेगा? एजुकेट करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। क्या इतना काफ़ी होगा? उसे ट्रेन करना पड़ेगा जिससे कि उसके पास अच्छे स्किल सेट्स आएँ, और साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेंगी। लेकिन ये हेल्थ केयर ज़रूरी क्यों है? अब यहाँ पर ये लॉयर था, अब इस लॉयर ने बहुत सारी पढ़ाई करी और बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद बहुत सारा अब ये पैसा कमा रहा है। अब जो ये पैसा कमाएगा, सोचो इससे हमारी कंट्री को क्या बेनिफिट होगा? टैक्स भी तो पे करेगा, टैक्स पे करेगा, उससे अच्छी रोड्स, हॉस्पिटल और स्कूल्स बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो लॉयर था इसकी तबीयत खराब हो जाती है एक दिन। अब ये लॉयर जाता है हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल अच्छा नहीं होता और इस लॉयर की डेथ हो जाती है। अब सोचो जो ये लॉयर था ये बहुत सालों तक बहुत सारा पैसा कमाता, टैक्स पे करता और हमारी कंट्री का कितना बेनिफिट होता। लेकिन इसकी डेथ होने की वजह से हमें कितना लॉस हुआ। इस वजह से अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, ये लॉयर और टाइम तक जिंदा रहता, हॉस्पिटल के अंदर जाता, इसका इलाज अच्छा होता, ट्रीटमेंट अच्छा होता और ही कुड हैव सर्वाइव्ड फॉर मोर टाइम। उसकी वजह से हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती, हम लोग ज़्यादा पैसा कमाते और हमारी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टाइम तक टैक्स आता। तो ये ह्यूमन कैपिटल जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ह्यूमन कैपिटल हम लोग कैसे बना सकते हैं? बाय एजुकेशन, अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस के थ्रू ट्रेन करके लोगों को और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यही चीज़ होती है। अगर हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना होगा और हेल्दी रखना होगा लोगों को। कैसे? जैसे कि एक ये बच्चा था, अब ये बच्चा था, इसको मतलब अच्छे से हॉस्पिटल वगैरह के अंदर ट्रीटमेंट मिलता रहा तो ये ठीक रहा बचपन में, फिर ये अच्छे स्कूल में गया, अच्छे कॉलेज में गया और पढ़ लिख कर एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट बन गया। अब साइंटिस्ट बनने के बाद ये बहुत सारा पैसा कमाएगा, रिसर्च करेगा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री को बेनिफिट होगा। भैया मेरे दिमाग में एक सवाल है, हमारी कंट्री की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी हमारी कंट्री अमेरिका से गरीब है, ऐसा क्यों? हमारे पास तो ज़्यादा लोग हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए अमेरिका से। इस सवाल का सीधा जवाब है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। हमारी कंट्री के पास पॉपुलेशन तो ज़्यादा है अमेरिका से, लेकिन लिटरेसी रेट इस पॉपुलेशन की बहुत कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी कम है। देखा जाए तो इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अमेरिका जितना अच्छा नहीं है। स्किल सेट्स भी हम लोगों के पास काफ़ी कम है अमेरिका के लोगों के कंपेयर में। इसी वजह से हमारी पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन हम लोग अमेरिका से कम पैसा कमाते हैं, जबकि अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर हम लोग इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कंट्री की भी पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, आखिरकार एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो एजुकेशन से क्या होता है, कोई भी जो इंडिविजुअल है वो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकता है। आसान भाषा में समझते हैं कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हुए होगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब्स कर सकते हो। अच्छा, हमारी अच्छी जॉब्स करने से या हमारे ज़्यादा पैसा कमाने से कंट्री को कैसे बेनिफिट होता है? देखो अगर हम लोग ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं, इफ़ वी आर मेकिंग मोर मनी, तो हम लोग उसका टैक्स देंगे। अब टैक्स किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। इस टैक्स जो हमने पे करा है, जो गवर्नमेंट के पास गया है, वो आखिरकार उससे क्या फ़ायदा होगा हमारे देश को?
उस टैक्स से गवर्नमेंट अच्छे रोड्स बनाएगी, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाएगी, अच्छे स्कूल्स बनाएगी, अच्छे कॉलेजेस बनाएगी और फिर हम लोग दोबारा से अच्छे से एजुकेट हो पाएंगे, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव होगा। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी की वजह से जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी की ग्रोथ भी अच्छी होती है। मतलब अगर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो ग्रोथ ऑफ सोसाइटी अच्छा होगा, हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी, सब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आने लगेगा, कल्चरल रिचनेस आएगी और गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकेगी। अब गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है जिससे कि एजुकेशन इंक्रीज हो? गवर्नमेंट सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, मिड डे मील स्कीम चला रही है। अब इसके अंदर क्या होता है, बच्चों को बोला जाता है कि बेटा आपको फ्री में हम लोग खाना देंगे, लेकिन आपको स्कूल आना है पढ़ने के लिए इसके बदले। तो इस वजह से बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं स्कूल। राइट टू एजुकेशन है हमारी कंट्री के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसकी हेल्प से हर कोई पर्सन पढ़ सकता है और उसे पढ़ाई से रोका नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट ऐसे सारे स्टेप्स ले रही है जिससे कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर स्प्रेड हो। अब एजुकेशन के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हेल्थ। जितनी ज़्यादा हम लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, जितना ज़्यादा हम लोग इलनेस को फाइट कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होगी। अच्छा, एक अनहेल्दी पर्सन से कैसे इफेक्ट होता है एक कंट्री के ऊपर? देखो, एक अनहेल्दी पर्सन लायबिलिटी बन जाता है, मतलब कि एक तरीके से खर्चा कराने वाली चीज़। सर ये कैसे खर्चा कराने वाली चीज़ हो गई? तो ये है मिस्टर चंगूराम। अब इनकी तबीयत खराब रहती थी तो इन्हें कहाँ पर जाना चाहिए था? हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल इनके घर के आसपास ज़्यादा अच्छे नहीं थे तो इनका ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाता था। अब तबीयत खराब रहने की वजह से ये ऑफिस लेट पहुंचते थे, काम अच्छे से नहीं कर पाते थे। मिस्टर चंगूराम की वजह से इनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि कभी कभी तो ये छुट्टी भी कर लिया करते थे, ऑफिस आया ही नहीं करते थे। तो इस चीज़ की वजह से पूरी की पूरी कंपनी के लिए ये क्या बन गए थे? लायबिलिटी बन गए थे, एक नुकसान कराने वाला पर्सन। अब मिस्टर चंगूराम बड़े शहर के अंदर गए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया एंड उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो टाइम से ऑफिस पहुंचने लगे, काम भी ज़्यादा करने लगे और छुट्टी भी कम लेने लगे। फिर दोबारा से कंट्री के लिए भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए भी ये एक अच्छे पर्सन बन गए। तो अब आपको पता चला कि हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते और किसी भी पर्सन का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। एक हेल्दी माइंड होगा तो हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ भी निकाली हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ इम्प्रूव हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर सकें। सर लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्या करती है जिससे कि हमारी हेल्थ ठीक रहे? जैसे अभी आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने फ्री में कोविड की वैक्सीन्स दी सब लोगों को, जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यू रह सकें, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, तो फिर दोबारा से ज़्यादा पैसा अर्न करेंगे और गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट कर रही है। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है? मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया, और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95+ स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लिटरेसी रेट का काफ़ी सिंपल मतलब है एक जगह पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग रीड कर सकते हैं और कितने लोग राइट कर सकते हैं। तो अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा होगी मतलब कि ज़्यादा लोग इस जगह पर पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर लिटरेसी रेट कम है तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर लोग पढ़ भी कम सकते हैं और लिख भी कम सकते हैं। इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आंसर करो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि कितने समय तक एक पर्सन जिंदा रह सकते हैं। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को क्या हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम लोग अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम रखेंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स रखेंगे, तो लोग ज़्यादा समय तक जिंदा रहेंगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, बर्थ रेट का मतलब ये होता है नंबर ऑफ लाइव बेबीज बॉर्न पर थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर। तो बर्थ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सिंपली लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब यह है कि एक पर्सन कितने समय तक जिंदा रहता है। डेथ रेट, 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो रही है इन अ ईयर। इस तरीके से हम लोगों को पता चलती है किसी भी कंट्री की डेथ रेट। अगर किसी भी कंट्री के अंदर डेथ ज़्यादा हो रही हैं तो इसका सिंपल मतलब ये है कि वहाँ का हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे नहीं हैं। फिर आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे अंडर द एज ऑफ 1 ईयर एज के 1000 बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चों की डेथ हुई है। बिलो 1 ईयर या फिर 1 ईयर के हैं जो, उनमें से कितने बच्चों की डेथ हुई है। इस चीज़ से हमें पता चलती है इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट हम लोग बोलते हैं छोटे बच्चों को जो कि 1 साल के होते हैं या फिर 1 साल से छोटे होते हैं, तो उनकी डेथ रेट हमें ऐसे पता चलती है और इसे बोलते हैं हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया के जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड वाला है टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर डायरेक्टली वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई मतलब फॉरेस्ट से हमने कोई चीज़ ले ली, एनिमल हस्बेंड्री हो गई जैसे काऊ का मिल्क ले लिया, फिशिंग हो गई हमने मछलियाँ पाल ली, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग। ये सब क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। ये वो वाली चीज़ें हैं जिनके अंदर हम लोग डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। फिर आते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करा था, इनको अब हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कुछ और यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में। जैसे कि यहाँ पर ये अंकल जी थे, इन्होंने फार्मिंग करी शुगर केन्स की, बहुत सारे शुगर केन्स उगा लिए। तो ये क्या था? एक तरीके का प्राइमरी सेक्टर। अब शुगर केन्स को यूज़ करा, फैक्ट्री में ले जाया गया और फिर इन शुगर केन्स से शुगर बनाई गई। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा, ऐसा ही माइनिंग के दौरान होता है। माइनिंग के दौरान हम लोग गोल्ड वगैरह निकालते हैं, उसी गोल्ड से सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल रिंग्स बना ली हमने, तो वो क्या हो गया? हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग रहेगी। फिर आता है फ्री सेक्टर। सेक्टर के अंदर क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। सर्विसेज जैसे कि जिससे कि ये जो ऊपर वाली दोनों चीज़ें थी, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, अच्छे से काम कर सकी। जैसे कि बैंकिंग। अब देखो, बैंक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? शुगर खरीद सकते हो। अगर आपके बैंक में पैसे रख लो और फिर जाओ और शुगर परचेज कर लो। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि अब ये शुगर आपने बना ली सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन किसके अंदर आता है? फ्री सेक्टर के अंदर। अच्छा, कम्युनिकेशन, आपको कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है, किसी से बात करनी है, तो वो भी किसके अंदर आता है? सेक्टर के अंदर। तो ऊपर वाले जो दोनों सेक्टर हैं, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, इनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो है सेक्टर। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब काफ़ी सिंपल है। कोई भी पर्सन जो जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही, उसे हम लोग अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं डिफरेंस इन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड अ पर्सन हु इज नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब। अच्छा, यहाँ पर 2 दोस्त हैं, एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है सुरेश। दोनों की सेम एज है, दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। अब दोनों का कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई। अब जो रमेश है वो तो जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन सुरेश ने सोचा कि मैं आगे और पढ़ाई करूंगा। अच्छा, जो रमेश है वो जॉब ढूंढ तो रहा है लेकिन उसे एक भी जॉब नहीं मिली है। तो अब आपको क्या लगता है, इन दोनों में से अनएम्प्लॉयड कौन है? जॉब तो दोनों के पास ही नहीं है, तो अनएम्प्लॉयड कौन कहलाएगा? अनएम्प्लॉयड कहलाएगा रमेश, बिकॉज वो जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही। अच्छा, सुरेश के पास भी कोई जॉब नहीं है, तो ये भी अनएम्प्लॉयड हुआ क्या?
नहीं, ये अनएम्प्लॉयड कैसे हुआ? ये तो आगे के लिए और पढ़ाई कर रहा है। तो अनएम्प्लॉयड हम उन्हीं लोगों को बोल सकते हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही। अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयड पीपल की बात करते हैं, तो वो सिर्फ 15 से लेके 59 ईयर्स की एज तक ही पीपल काउंट होते हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 14 ईयर्स की एज का काउंट हो जाए, क्योंकि बिलो 15 ईयर्स हमारी कंट्री के अंदर ये माना जाता है कि ये एज बच्चों के पढ़ने की है। और अबव 60 ईयर के जो लोग होते हैं उन्हें हम लोग थोड़ा ओल्ड मानते हैं, दैट इज़ वाई हम लोग उन्हें अनएम्प्लॉयड कंसिडर नहीं करते। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर ये एक एसी ठीक करने वाले भैया हैं। अब बोलोगे सर ये तो रमेश ही है। हाँ, रमेश ही है। अब रमेश ने क्या करा, एसी ठीक करने का काम शुरू कर दिया। एसी और कूलर रिपेयर करता था रमेश, बट सर्दियों के टाइम पे ना एसी खराब होते थे ना कूलर खराब होते थे। अच्छा, कुछ लोगों के खराब भी होते थे तो वो सही कराते थे, लेकिन बहुत ही कम लोग आते थे। तो ये बेचारा जो रमेश था सर्दियों के टाइम पर खाली बैठा रहता था। तो इसकी क्या थी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट थी। कभी कभी ऑफ सीजन हो जाता था, जैसे ही सर्दियों का टाइम आया इसका जो एसी और कूलर रिपेयर का वर्क है वो डाउन हो जाता था। तो इसे बोलते हैं हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट अकर्स व्हेन पीपल फेल टू गेट वर्क ड्यूरिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? देखो, एक काम था जिसे करने के लिए 8 लोग लगे हुए हैं। एक्चुअली में ये एक एग्रीकल्चरल वर्क है, तो एग्रीकल्चरल वर्क को कंप्लीट करने के लिए 8 लोग लगे हुए हैं। बट इन 8 लोगों की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ 3 पीपल ही, मतलब 3 लोग ही इस काम को कंप्लीट कर सकते थे। मतलब कि जो बाकी के 5 लोग हैं उन्हें बोलेंगे डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। इनकी ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन ये फिर भी वहाँ पर काम कर रहे थे। नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट नई चीज़ है और नया टॉपिक भी है। देखो, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ये होता है कि कोई एजुकेटेड पर्सन है, उसको जॉब नहीं मिल रही है उसके लेवल के अकॉर्डिंग। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो अब ये पर्सन था जिसका नाम है मिस्टर चंगूराम जी। चंगूराम जी ने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। इन्होंने सोचा कि मुझे तो बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी इंजीनियरिंग करने के बाद। अनफॉर्चुनेटली इन्हें कोई भी जॉब नहीं मिलती। दुखी होकर, परेशान होकर ये डिसाइड करते हैं फाइनली मैं स्वीपर की जॉब करूँगा। अब यहाँ पर चंगूराम जी एक इंजीनियर थे, मतलब कि इनको काफ़ी अच्छी जॉब मिल सकती थी, हायर डिग्री थी इनके पास, लेकिन फिर भी इन्हें काम काफ़ी छोटा मिला है। अब छोटा या बड़ा कोई काम नहीं होता, बट इनके लेवल के अकॉर्डिंग तो ये काम काफ़ी छोटा है। इम्पैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जो हमारे मैन पावर रिसोर्सेज हैं वो एक तरीके से वेस्ट हो रहे हैं। इन लोगों को हम लोग अच्छी जगह पर यूज़ कर सकते थे, बट जॉब्स ना होने के कारण इनके सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। पीपल जो कि हमारी कंट्री के एसेट हैं, हमारी इकोनॉमी के एसेट हैं, वो लोग लाइबिलिटी बन जाते हैं जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। इसका आसान मतलब क्या है? जब हम लोग जॉब या बिजनेस करते हैं तब हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और जो पैसा हम लोग कमाते हैं उसका टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट इस टैक्स के पैसे से हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है। अब हम लोगों के पास अगर जॉब ही नहीं होगी तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए? मान लीजिए हम गए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर हमने अपना ट्रीटमेंट कराया, तो बिना टैक्स दिए, ठीक है, हमने फ्री में वहाँ पर ट्रीटमेंट तो करा लिया, लेकिन जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के अंदर हमने यूज़ करी, जैसे कि मेडिसिन यूज़ करी या डॉक्टर ने हमें कंसल्ट करा, तो डॉक्टर तो सैलरी लेंगे गवर्नमेंट से, तो हम लोगों ने बिना कुछ दिए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ करा, गवर्नमेंट का खर्चा कराया, तो वी आर अ लायबिलिटी जब हम लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जितने भी यूथ लोग होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, वो होपलेसनेस आ जाती है उनके अंदर। उन्हें लगता है कि हमने इतनी सारी पढ़ाई करी फिर भी हम लोगों के पास जॉब नहीं है, तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इकोनॉमिक ओवरलोड भी हो जाता है, कंट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ में डेवलपमेंट भी रुक सी जाती है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, अगर हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ना हो तो हम यूएस क्या किसी भी देश से बहुत आगे पहुंच जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री के अंदर अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता चलता है कि इकोनॉमी इज डिप्रेस्ड। कभी भी कोई बोलता है कि
इस कंट्री की तो इकोनॉमी डिप्रेस्ड है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या फिर शाउट आउट चाहिए तो आप सिंपली एक चीज़ कर सकते हो, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बन सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और मेंबर बनोगे तो ये नोट्स और सैम्पल पेपर आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मन्नू से ज्ञान लेते रहो।